एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए जिसमें दुनिया को रोशन करने की भी ताकत है और उसे पूरी तरह तबाह करने की भी। हम बात कर रहे हैं यूरेनियम संवर्धन की, एक ऐसी प्रक्रिया जो अपार शक्ति और उतने ही बड़े खतरे का दूसरा नाम है। और ये सब कुछ बस इस एक छोटे से नंबर से शुरू होता है, 0.7%। यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन ये छोटा सा आंकड़ा ही धरती की सबसे शक्तिशाली और सबसे खुफिया टेक्नोलॉजी के बिल्कुल केंद्र में है। तो आखिर इस नंबर में ऐसा क्या खास है? ये इतना जरूरी क्यों है? बस यही वो सवाल है जिसका जवाब हम इस विश्लेषण में ढूंढेंगे। एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो दुनिया में ताकत के संतुलन को तय करता है। देखिए, संवर्धन को समझने के लिए हमें पहले प्राकृतिक यूरेनियम से जुड़ी पहेली को सुलझाना होगा। मतलब हमें यह समझना होगा कि खदान से निकले यूरेनियम में आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो जो यूरेनियम जमीन से निकलता है उसमें दो मुख्य तरह के एटम होते हैं जिन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। अब दिक्कत यह है कि इसका लगभग 99% हिस्सा U-238 है, जो ऊर्जा पैदा करने के किसी काम का नहीं। जो काम का हिस्सा है यानी U-235, वो सिर्फ 0.7% होता है। असली चुनौती यही है। सारी की सारी कहानी इसी 0.7% वाले U-235 की है। यही वो कह सकते हैं जादुई चीज है जो न्यूक्लियर फिशन कर सकता है। एक ऐसी रिएक्शन जो शहरों को बिजली भी दे सकती है और उन्हें राख भी कर सकती है। और संवर्धन का पूरा मकसद इसी नायाब हिस्से की मात्रा को बढ़ाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी टेक्निकल मुश्किल है। U-235 और U-238 केमिकली बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। उनमें फर्क सिर्फ एक है, उनके वजन का। U-238 थोड़ा सा भारी होता है। तो सवाल यह है कि इन्हें अलग किया कैसे जाए? इसका जवाब है गैस सेंट्रीफ्यूज। सोचिए, ये एक बहुत बहुत तेज घूमने वाला ड्रम है। जब यूरेनियम गैस को इसमें डालकर अविश्वसनीय स्पीड से घुमाया जाता है तो भारी वाले U-238 एटम बाहर दीवारों की तरफ चले जाते हैं और हल्के U-235 एटम्स बीच में जमा होने लगते हैं। पर यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है। सबसे पहले ठोस यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। फिर उस गैस को सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है। लेकिन एक सेंट्रीफ्यूज से तो बस जरा सा फर्क पड़ता है। इसीलिए इस प्रोसेस को कैस्केड नाम की हजारों सेंट्रीफ्यूज की एक लंबी लाइन में बार बार दोहराया जाता है, जब तक कि हमें वो नतीजा ना मिल जाए जो हम चाहते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत अहम मोड़ पर पहुंचती है। यहां से दो रास्ते अलग अलग जाते हैं। यूरेनियम को कितना संवर्धित किया गया है यही तय करता है कि वो दुनिया को रोशन करेगा या फिर उसे अंधेरे में डुबो देगा। असली फर्क यहीं पर आता है। अगर U-235 की मात्रा को बढ़ाकर 3 से 5% तक ले जाया जाए तो हमें मिलता है लो एनरिच्ड यूरेनियम। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का ईंधन है। लेकिन अगर उसी प्रक्रिया को जारी रखा जाए और ये मात्रा 90% से भी ऊपर चली जाए तो वही यूरेनियम वेपन ग्रेड यानी हथियार बनाने लायक बन जाता है। यही वो बारीक लाइन है जिसकी निगरानी IAEA जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां करती हैं ताकि शांतिपूर्ण ऊर्जा विनाश का हथियार ना बन जाए। ये चार्ट सब कुछ एकदम साफ कर देता है। देखिए, प्राकृतिक यूरेनियम से रिएक्टर फ्यूल तक की छलांग छोटी है, लेकिन रिएक्टर फ्यूल से वेपन ग्रेड तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल और लंबा सफर है। यही वजह है कि जिस भी देश के पास 20% तक संवर्धन करने की क्षमता आ जाती है, उसे परमाणु हथियार बनाने से सिर्फ एक तकनीकी कदम दूर माना जाता है। तो चलिए अब जरा उस दूसरे रास्ते पर फोकस करते हैं जो तबाही की ओर जाता है। उस फिजिक्स को समझते हैं जो एक एटम बॉम्ब को इतना विनाशकारी बनाती है। इसका सारा राज चेन रिएक्शन या श्रृंखला अभिक्रिया में छिपा है। ये सब शुरू होता है न्यूक्लियर फिशन से। होता क्या है कि जब एक न्यूट्रॉन U-235 जैसे भारी एटम के न्यूक्लियस यानी केंद्र से टकराता है तो वो न्यूक्लियस दो छोटे हिस्सों में टूट जाता है। इस टूटने की प्रक्रिया में बेहिसाब एनर्जी निकलती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। एनर्जी के साथ साथ हर फिशन से 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी आजाद होते हैं और ये न्यूट्रॉन एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करते हैं, जहां एक घटना आगे कई और घटनाओं को जन्म देती है। ये जो नए न्यूट्रॉन निकले हैं वो पास के दूसरे U-235 एटम से टकराते हैं, जिससे और फिशन होते हैं और ज्यादा एनर्जी निकलती है और उससे भी ज्यादा न्यूट्रॉन पैदा होते हैं।
ये प्रक्रिया पलक झपकने से भी कम समय में अरबों खरबों बार होती है और एक महाविनाशक विस्फोट को जन्म देती है। लेकिन ये विनाश की चेन तभी शुरू हो सकती है जब एक शर्त पूरी हो, क्रिटिकल मास। ये उस फिसाइल मटेरियल की कम से कम वो मात्रा है जो इस चेन रिएक्शन को जारी रखने के लिए ज़रूरी है। अगर फ्यूल की मात्रा इससे कम है तो न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। तो एक बम को असल में ट्रिगर कैसे किया जाता है और उसकी विनाशकारी शक्ति का असली रूप क्या है? चलिए इस विस्फोट के पीछे के विज्ञान की गहराई में चलते हैं। क्रिटिकल मास हासिल करने और धमाका करने के लिए मुख्य रूप से 2 डिज़ाइन इस्तेमाल होते हैं। गन टाइप डिज़ाइन में यूरेनियम के एक सब क्रिटिकल टुकड़े को दूसरे पर एक गोली की तरह दागा जाता है। वहीं इम्प्लोजन डिज़ाइन में प्लूटोनियम के एक गोले के चारों ओर पारंपरिक विस्फोटक लगाकर उसे अंदर की तरफ इतनी जोर से दबाया जाता है कि वो क्रिटिकल मास तक पहुंच जाए। और जब ये विस्फोट होता है तो तबाही 3 अलग अलग लहरों में आती है। पहली, जबरदस्त गर्मी जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होती है। दूसरी, एक भयानक शॉक वेव जो इमारतों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देती है। और तीसरी, एक अदृश्य लेकिन जानलेवा रेडिएशन जो लंबे समय तक बीमारी और मौत की वजह बनता है। तो हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक ही तकनीक जो दुनिया को ऊर्जा भी दे सकती है और उसे खत्म भी कर सकती है। सवाल यह है कि इस 2-धारी तलवार को आखिर काबू में कैसे रखा जाए। ये विज्ञान का वो सवाल है जिसका जवाब तकनीक में नहीं बल्कि हमारी राजनीति और हमारी इंसानियत में छिपा है।